So hello guys, let us start lecture number 5 of ionic equilibrium. So पिछले लेक्चर में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने डिस्कस किया सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, द फोर्थ केस दैट वाज वेरी स्पेशल, वीक एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट अगर आपके पास है उसकी हाइड्रोलिसिस हम कैसे करते हैं वो हमने डिस्कस किया लास्ट क्लास में, दैट इज़ लेक्चर नंबर 4 में। और फिर उसके बाद हमने फिनिश किया था लेक्चर नंबर 4 को विद एम्फीप्रोटिक स्पीशीज़, जहां आपको मैंने एम्फीप्रोटिक स्पीशीज़ के बारे में बताया था, उसकी पीएच कैलकुलेशन बताई थी और सिमिलैरिटी बताई थी आपको कि वीक एसिड वीक बेस वाले केस में और एम्फीप्रोटिक में क्या सिमिलैरिटी थी। आई होप आपको मज़ा आया होगा वो पढ़ के और आपने नोट्स भी प्रॉपरली तैयार कर लिए होंगे। और लास्ट में मैंने आपको एक शायद होमवर्क दिया था कि यार आप खुद से डिराइव करना। हमने शायद बाइकार्बोनेट आयन का पीएच कैलकुलेट किया था व्हेन इट इज़ इन सब्सटेंशियल कंसंट्रेशन में, जब वो है तब, एंड दैट केम टू बी हाफ pKa1 प्लस pKa2। सिमिलरली जब आपने H2PO4, मैं यही बता दे रहा हूँ, सिमिलरली जब आपने H2PO4 माइनस यहाँ से H3PO4 से, ये तो Ka1 हुआ, यहाँ से आपने जब HPO4 2 माइनस पे गए, यहाँ से PO4 3 माइनस में गए, ये Ka3 हुआ एंड ये Ka2 हुआ। तो अगर आपने इसके लिए पीएच का फॉर्मूला डिराइव किया है तो आई होप विथ फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझना है, तो वो हाफ pKa1 प्लस pKa2 आया होगा। फिर जब आपने इसके लिए डिराइव किया तो वो हाफ pKa2 प्लस pKa3 ऐसा आया होगा। आई होप ये बात क्लियर है। और अब हम आगे प्रोसीड करते हैं टू द वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द चैप्टर। ये भी पढ़ाने में मुझे अलग ही मज़ा आता है, आपको भी पढ़ने में अलग ही मज़ा आएगा, दैट इज़ बफर सोल्यूशन। ठीक है, कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में ख़त्म करें। अगर आज नहीं हो पाता है ख़त्म तो अगले लेक्चर में थोड़ा स्ट्रेच कर लेंगे, लेकिन आएगा बहुत मज़ा आपको। ओके, सो लेट अस राइट द टॉपिक बफर सॉल्यूशंस। इसको भी बहुत ही गंदे तरीके से मैंने बच्चों को पढ़ते हुए और मास्टरों को पढ़ाते हुए देखा है इस टॉपिक को, है ना। तो पहले थोड़ा सा अपना दिमाग खाली करें और फिर ये पढ़ने बैठे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक से बढ़ के एक मिसकॉन्सेप्शंस तैरते रहते हैं इस टॉपिक को लेकर दिमाग में। वो मिसकॉन्सेप्शंस अगर आप पहले उसको सबको खाली नहीं करोगे ना दिमाग से, तो फिर घुसेगा नहीं जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ। तो इसमें हमको पढ़ना क्या है बेटा? सबसे पहले तो सर बफर सॉल्यूशन का डेफिनेशन हो तो सबको पता है सर। बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें अगर हम थोड़े अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डालें तो उसके पीएच में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, तो मतलब आप समझिए, तो सॉल्यूशंस which resists change in pH when small amount of strong acid or strong base is added to it। तो अभी सब कुछ हम सीखेंगे बेटा, क्यों नहीं चेंज आ रहा है, चेंज आएगा भी तो कितना चेंज आएगा, बफर होते कौन है, कब पता चलेगा कि ये बफर है, कब पता चलेगा ये बफर नहीं हो सकता, ये सभी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। और एट लास्ट हम ये भी देखेंगे, क्वालिटी ऑफ बफर भी देखेंगे कि यार कौन सा बफर अच्छा है, कौन सा बफर बुरा है, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन शुरू में थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन हमको करना होगा। आप सोचो इस तरह से
कि आपके पास नॉर्मल वाटर है, ठीक है, नॉर्मल वाटर है आपके पास, वाटर सबको पता है पीएच नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर हम देखें तो इसकी पीएच जो है इट इज 7। अब आप ऐसा करो, एक ठीक ठाक कंसंट्रेटेड मानो 0.1 मोलर कंसंट्रेशन, 0.1 मोलर कंसंट्रेटेड HCl का आप 1 ml इसमें डालो, ठीक है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, 1 ml आप 0.1 मोलर HCl का आप 1 ml इसमें डालते हो तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी होगी? तो मानो आपके पास 1 लीटर है, ये पानी जो है ये 1 लीटर है और ये 1 ml डालने से वॉल्यूम में कोई खास चेंज नहीं आ रहा है, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? तो आप बोलोगे सर 0.1 मिलीमोल्स, यही बोलोगे। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? 0.1 इंटू 1 ml, दैट इज 0.1 मिलीमोल कॉन्सेंट्रेशन हो गई। और आपके पास ये 1 लीटर सॉल्यूशन प्रेजेंट था तो 0.1 मिलीमोल और ये मोल्स हो गए एंड दिस इज 1000 ml। सो यू वुड से सर दिस इज 10 raised to the power -4 मोलर H प्लस का कंसंट्रेशन। सीधी सी बात है, आप यही कहोगे, ठीक है। तो आप देखो, एक ठीक ठाक कंसंट्रेटेड एसिड को हमने सिर्फ 1 ml डाला है नॉर्मल पानी में, और आप देखो कि इसकी जो पीएच है वो कितनी हो रही है? वो 7 से 4 हो रही है, 7 से 4 हो रही है, मतलब काफ़ी चेंज आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा और कंसंट्रेशन बढ़ाता, 0.1 मोलर की जगह मैं 1 मोलर कंसंट्रेटेड एसिड लेता, तब चेंज और ज़्यादा हो जाता, और ज़्यादा चेंज हो जाता, तब वो 3 हो जाती पीएच, तो 7 से सीधे 3 में चले जा रही है पीएच, काफ़ी चेंज है। तो बफर सॉल्यूशंस में ऐसा क्या है? बफर सॉल्यूशंस में ऐसा क्या है कि उनमें अगर हम ये डालें ना, ये 1 ml और ये इतना एसिड, इसी को एक बफर सॉल्यूशन में डालें, बफर सॉल्यूशन में भी कुछ ऐसा अजीब सा कुछ नहीं होता है, नॉर्मली पानी ही रहता है, पानी में कुछ आयंस डले हुए रहते हैं, कुछ और सब्सटेंसेस डले हुए रहते हैं, ठीक है, वो अभी आगे के डिस्कशन का विषय है। तो अभी बस थोड़ा सा समझो, उसमें अगर पानी में वो चीज़ें डली और फिर आप एसिड डाल रहे हो या बेस डाल रहे हो, और अगर इतना डालोगे ना 1 ml 2 ml इतना डालोगे, तो जो चेंज भी होगा ना पीएच में वो नेग्लिजिबल है, आप उस चेंज को मानेंगे ही नहीं कि चेंज है, वो हम मैथमेटिकली देखेंगे, हम मैथमेटिकली देखेंगे, समझेंगे कि कब वो बफर की तरह एक्ट कर सकता है, कब नहीं कर सकता है, तब जाके अच्छा फील आएगा। तो अभी हमने नॉर्मली क्या समझा कि यार नॉर्मल पानी में अगर हमने एसिड डाला तो पीएच में काफ़ी चेंज आता है, लेकिन ये जो सर हैं ये बोल रहे हैं कि अगर कुछ बफर जैसा बना दिया जाए, तब अगर हम इतना एसिड डालेंगे तो पीएच अगर मानो 7 है तो इसके बाद भी वो 7 ही रहेगा, तो ये खासियत है। हाँ, अगर आप इसको थोड़ा और ज़्यादा डालने लगोगे, और ज़्यादा 10 ml 15 ml 20 ml डालने लगोगे, तो बफर की पीएच में भी बदलाव आता है। ऐसा नहीं है कि बफर की पीएच बदल ही नहीं सकती, उसमें भी चेंजेस आते हैं। तो हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट रहने वाला है वो मैं बता दूं क्या रहने वाला है। हम सबसे पहले देखेंगे कि बफर कौन है जो बफर की तरह एक्ट कर सकता है, तो उसको मैं बोल सकता हूँ कंटेंट ऑफ बफर, कौन सी चीज़ें हैं जो बफर की तरह एक्ट कर सकती है। दूसरी बात हम देखेंगे कि यार ये बफर एक्ट करता कैसे है, ये जो कंटेंट मैं बताऊंगा आपको कि हाँ ये बफर है, तो वो बफर क्यों है, बफर का मैकेनिज्म क्या है, तो उसको हम पढ़ेंगे दूसरे सब टॉपिक में। बफर एक्शन बोल लो या फिर मैकेनिज्म बोल लो, जो चाहते हो आप बोल लो। फिर हम देखेंगे क्या बफर की भी पीएच कैलकुलेट की जा सकती है, तो हाँ, तो पीएच ऑफ बफर, बफर की पीएच निकालना सीखेंगे। उसके बाद चौथा टॉपिक हम पढ़ेंगे, क्या बफर की पीएच चेंज भी होती है? अभी तो आपने बताया सर चेंज हो सकती है, जी हाँ, वही हमारा चौथा टॉपिक होगा, चेंज इन पीएच।
चेंज इन पीएच ऑफ बफर। बफर के पीएच में क्या चेंज है। और फिफ्थ टॉपिक हमारा होगा कि एक बफर है, दूसरा बफर है, तीसरा बफर है, तो ज़्यादा अच्छा बफर कौन होगा। तो अगर आप अपने कॉमन सेंस का यूज़ करो तो बफर का काम है कि पीएच को रजिस्ट करना। तो जो सा बफर ज़्यादा अच्छे से पीएच को रजिस्ट करेगा, पीएच चेंज को पीएच चेंज को जो ज़्यादा अच्छे से रेजिस्ट करेगा, हम बोलेंगे वो ज़्यादा अच्छा बफर है। हम बोलेंगे वो ज़्यादा अच्छा बफर है। जी हाँ। तो हम पढ़ेंगे लास्ट में बफर क्वालिटी। ठीक है, बफर क्वालिटी पढ़ेंगे। इसको बफर कैपेसिटी के नाम से भी कुछ किताबों में और मॉड्यूल्स में आप पा सकते हैं। ऐसा लिखा रहेगा, नाम से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, डेफिनेशन देखेंगे। तो चलो बेटा, ये 5 चीज़ें हैं जो हमें अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, और अगर हम इन 5 चीज़ों को अच्छे से समझ लिए ना, तो बफर की इतनी अच्छी वाली फीलिंग आएगी ना आपको कि देखना आपको प्यार हो जाएगा आईने के इक्विलिब्रियम से। तो चलो बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं कंटेंट ऑफ बफर। कंटेंट, तो अब बफर दो तरह से, ये सब आपने सिंपल किसी भी किताब में आप पा जाओगे ये सब। कंटेंट ऑफ बफर, तो एक होता है कि सिंगल सब्सटेंस, सिर्फ एक ही सब्सटेंस है और वो बफर की तरह एक्ट कर रहा होता है। उसके बाद होता है कि कुछ चीज़ों को मिक्स करते हैं तब वो बफर की तरह एक्ट करता है, उसको मिक्स्ड बफर बोल दिया जाता है। अच्छा, सिंगल सब्सटेंस में क्या होता है, पहला मैं बोल सकता हूँ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, ये भी ना बफर की तरह एक्ट करता है। इसका भी सॉल्यूशन जो होगा ये बफर की तरह एक्ट करेगा। आई विल टेल यू हाउ, बट ये भी बफर की तरह एक्ट करेगा। देन दूसरा, ये कम लोगों को पता होता है, दैट इज एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। जो एम्फीप्रोटिक स्पीसीज है ना, ये भी बफर सॉल्यूशन बना सकती है। मैं एक बात और समझ लेना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कैसा भी हो, अगर ये है तो बफर होगा, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो भी समझेंगे। तो एम्फीप्रोटिक स्पीसीज, फिर मिक्स्ड बफर में एक आता है वीक एसिड हो और उसका कॉन्जुगेट बेस हो। जो मेन कंफ्यूजन है ना, वो यहीं से शुरू होता है। ये दोनों पॉइंट्स पे हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन इट। हमारा जो चर्चा का विषय होगा ये रहेगा। फिर इसको जब हम समझ जाएंगे अच्छे से, तो इसके थ्रू हम इसको बहुत इजीली समझ पाएंगे। तो ये हमने जो डिस्कस किया है बस उतना ही है, जैसे हमने पढ़ा है वही है। बस आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, ये भी बफर की तरह एक्ट कर सकता है, ये पढ़ने के बाद। तो फोकस अभी इस पे करेंगे। दूसरा, आपके पास वीक बेस हो और उसका कॉन्जुगेट एसिड हो। वीक बेस हो और उसका कॉन्जुगेट एसिड हो, ये भी बफर की तरह एक्ट कर सकता है। अब इसका नाम भी, ये जो नाम है ना इसका, ये बहुत ही खराब नाम है। दिस इज नोन एज एसिडिक बफर। अगर ये नाम ऐसा नहीं देते ना, तो आधी कंफ्यूजन बच्चों की ना वैसे ही दूर हो जाती। अगर ये नामकरण नहीं हुआ होता, मुझे सख्त नफरत है ये जो नामकरण है इससे। एसिडिक बफर, बेसिक बफर, बचपन में मैं भी बड़ा कंफ्यूज रहता था इससे। तो एसिडिक बफर का ये मतलब ना समझ लें आप कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक रहेगा। एसिडिक बफर है तो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक रहेगा। बेसिक बफर है तो बेसिक बफर का जो पीएच होगा वो बेसिक रहेगा। कुछ भी नहीं है ऐसा, ये फालतू के नाम हैं। पता नहीं, शायद मुझे लगता है ये वीक एसिड को देखकर इन्होंने एसिडिक बोल दिया है, वीक बेस को देखकर इन्होंने बेसिक बोल दिया है। इनको इग्नोर करिए, आप इस पे फोकस करिए पहले। ठीक है, तो अभी सर कुछ एग्जाम्पल दो सर इसके। तो देखो, एसिडिक बफर के आप एग्जाम्पल ले सकते हो। वीक एसिड लाइक CH3COH सबसे फेमस एग्जाम्पल है।
साथ में इसका कॉन्जुगेट बेस CH3CO-। अगर ये दोनों, अब देखो गलती कहाँ पे होती है जिसकी वजह से बच्चे जो पीछे का पूरा पढ़े हुए रहते हैं ना, वो सब भी दिमाग से ना उड़ने लगता है या डाउट होने लगता है ये पढ़ने के बाद। अभी वो नहीं करना है हमको वो नहीं करना है। देखिएगा CH3COH एंड CH3CO-, ये दोनों आपके पास जब सॉल्यूशन में है, सो दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक बफर। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, नाम पे फोकस ज्यादा ना करें। एसिडिक बफर, ये एक बफर बना सकता है। मतलब अगर इस सॉल्यूशन में आप एसिड डालो या बेस डालो, पीएच में ज्यादा चेंज नहीं होगा। अब कंफ्यूजन क्या होता है फिर, अगर आप ये सवाल मन में उठाते हैं या अपने मास्टर से उठाते हैं, तो ज्यादातर मास्टर लोग भी इस वक्त ना, उनके पास कोई आंसर नहीं होता है ये सवाल कि अच्छा सर ये बफर बना रहा है, मान लिया आपकी बात, इसका मतलब जब सर पानी में हमने नॉर्मली एसिटिक एसिड डाला, तो वो एसिटिक एसिड भी टूटकर एसीटेट आयन दे रहा है और एसिटिक एसिड भी है, तो सर पानी में एसिटिक एसिड भी है, एसीटेट आयन भी है, दोनों चीजें हैं, तो सर वो मतलब एक बफर हो गया। मतलब अभी तक हमने जितने भी केसेस पढ़ते आ रहे हैं जहां भी हमने एसिटिक एसिड को पानी में डाला है, या फिर इसी का उल्टा बेसिक बफर ले लो, अमोनियम को जब भी पानी में डाला है तो अमोनियम भी है, उसका कॉन्जुगेट एसिड भी है, अमोनिया भी है, दोनों चीजें हैं, तो सर वो भी बेसिक बफर हो गया, है ना। बस यहीं पे दिक्कत है। अभी आप कंक्लूजन समझो, उसके बाद में उसको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। यहां पर ये बफर तभी होगा जब ये दोनों, पहली चीज तो लार्ज इनफ होने चाहिए, लार्ज इनफ। अब वो कितना लार्ज है वो आपको अभी आगे चल के समझ आ जाएगा। लार्ज इनफ होने चाहिए। दूसरी चीज कंपैरेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एसिड बहुत ज्यादा है, 0.1 मोलर एसिड पड़ा हुआ है और कॉन्जुगेट बेस जो है वो 0.0001 मोलर पड़ा है और आप बोलोगे ये बफर की तरह एक्ट करेगा, ऐसा नहीं है। तो इससे ये साबित होता है कि इन दोनों में कोई जादू नहीं है ऐसी कि ये दोनों हैं तो वो सॉल्यूशन एकदम पवित्र हो गया, वो बफर हो गया क्योंकि उसमें ये दोनों पड़े हुए हैं, या ये दोनों पड़े हुए हैं तो पवित्र हो गया सॉल्यूशन, बफर हो गया। ऐसा नहीं है। उनकी एक रेंज तक, एक रेंज ऑफ वैल्यूज तक, या कुछ लिमिटेड या फिक्स वैल्यूज में, ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि कंसंट्रेशन पे मैंने जोर डाला है ना कि लार्ज इनफ होना चाहिए, कंपैरेबल होना चाहिए। तो उन वैल्यूज पर ही हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि यार हाँ पीएच में तो ज्यादा चेंज आ ही नहीं रहा है। फिर हम जब प्रैक्टिकली भी मेजर करेंगे तो देखेंगे यार हाँ सच में पीएच में ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है, तो हम इसको मैथमेटिकली वैलिडेट करेंगे, अरे हाँ यार ये तो बात सही है, अगर ये इस कंसंट्रेशन रेंज में है तब तो पीएच में ज्यादा चेंज नहीं आना चाहिए। तो कुछ इस तरह से जाएंगे हम देखने इसको, ठीक है। हाँ, तो अभी ये एग्जाम्पल दिया हमने। अब थोड़ा सा बेटा देखते हैं बफर का मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, कि ये एक्ट कैसे करता है। ये 2 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये 2 पॉइंट कंफ्यूज नहीं होंगे, ये 2 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अभी चलो आगे बात करता हूं मैं बफर एक्शन की। तो बफर की तरह एक्ट ये कर क्यों रहा है, तो फिर से इसी एग्जाम्पल को ले रहा हूं मैं। आपके पास एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट का या फिर एसिटेट आयन के कंपैरेबल अमाउंट्स हैं, ठीक है, मान लीजिए कंपैरेबल अमाउंट आपके पास है। अब आपने क्या किया, इसमें एसिड डाला। तो देखते हैं ना अभी एडिशन ऑफ एसिड। जब आपने इसमें एसिड डाला तो बेटा एसिड का H प्लस आयन इसमें से किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो आंसर है सर ऑब्वियस सी बात है, इसी के साथ रिएक्ट करेगा। CH3COO- H प्लस और ये
CH3COOH, ये कुछ ऐसे होगा। और क्या इस रिएक्शन को मैं इरिवर्सिबल बोल सकता हूं? तो आप कहोगे जी बिल्कुल सर बोल सकते हैं, बिकॉज इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत हाई है। अगर आप इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखो तो इट इज 1/k विच इज अप्रॉक्स 10⁵ तो इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत हाई होने की वजह से मैं मान सकता हूं कि ये इस तरह से इरिवर्सिबली चल रहा है ये रिएक्शन। अब कंफ्यूजन कहाँ पे आती है? अब मैं बोलूंगा कि यार बेटा देखो, जो आपने एसिड डाला ना वो ऑलमोस्ट पूरा कंज्यूम हो गया। फिर आपके मन में ना ये सब चलने लगता है कि सर अच्छा तो लेकिन सर क्या हुआ, देखो एसिटेट ये ऐसा था ना सर, ये इक्विलिब्रियम तो रहेगा। हाँ रहेगा बेटा, मान लिए। तो सर इसमें जब आप देखो आपका ये एसिटिक एसिड बढ़ रहा है ना, जब ये बढ़ रहा है तो फिर ये इक्विलिब्रियम भी तो आगे जाने लगेगी तो ये जो H प्लस है फिर सर H प्लस प्रोड्यूस होने लगेगा, है ना। ऐसी ऐसी चीजें दिमाग में अगर चल रही है ना तो आयनिक में आपको बड़ी समस्या होने वाली है। आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग या इरिवर्सिबली कौन सा रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, उसका ही इफेक्ट सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है। बाकी सब छोटे मोटे रिएक्शंस ओवरशैडो हो जाते हैं उसके सामने। इस बात को समझिए। आप ये समझिए कि H प्लस पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा, जो भी H प्लस आप डाल रहे हो वो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा। तब तो सर पीएच में कभी चेंज आना ही नहीं चाहिए, अगर आप ये कह रहे हो तो तब तो चेंज आना ही नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, अगर आप बहुत ज्यादा H प्लस डालते हो ना तब चेंज आएगा। अभी हम देखेंगे कैसे चेंज आएगा। जब बहुत ज्यादा H प्लस डालते हो तब चेंज आएगा, क्योंकि इसका अमाउंट और इसका अमाउंट दोनों चेंज होने लग रहा है। ये दोनों का अमाउंट चेंज होने लग रहा है। अगर इन दोनों में बहुत ज्यादा चेंज आ गया ना, अगर इन दोनों में बहुत ज्यादा चेंज आ गया तब पीएच में चेंज आ सकता है बफर सॉल्यूशन के। तो अगर आपको थोड़ा फील करना है कि अच्छा क्या हो रहा होगा तो फीलिंग आप इससे ले सकते हो। बट मैं फिर से बोलूं, ये बहुत अच्छे से इससे समझ में नहीं आता है। मैथमेटिकली जब आप देखोगे, एक्सप्रेशंस देखोगे, अप्रोक्सीमेशंस देखोगे तब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। बट फिलहाल आप ऐसे सोच सकते हो कि हाँ, बफर एक्शन में क्या हुआ, जब हमने एसिड डाला तो इसका जो नेगेटिव आयन था, इसीलिए हमने बेटा वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस लिया है, ठीक है। वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस लिया है, अदरवाइज स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस लेते तो फिर तो हो ही नहीं पाता। कैसे होता फिर? H प्लस थोड़े ना वो खाता। फिर इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/Ka होती, और ये Ka बेटा कितना बहुत बड़ा हो जाता ना, 10⁸8 9 10 ऐसा हो जाता, तो फिर H प्लस कंज्यूम नहीं हो पाता। इसीलिए वीक एसिड चाहिए होता है। चलो आगे देखते हैं ना। अब मानो हमने इसमें बेस डाला होता, एडिशन ऑफ बेस। अगर हमने इसमें बेस डाला होता, एडिशन ऑफ बेस, एंड बेस मतलब हो गया आपने OH माइनस आयंस अगर डाले, अगर आपने OH माइनस आयंस इसमें डाले हैं, तब जो आपका एसिटिक एसिड था ना, ये आएगा एक्ट करने उसके साथ। और ये भी रिएक्शन मैं बता दूं आपको बेटा, ये भी ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल होता है। इसके सामने और किसी रिएक्शन को आप ना उतनी तवज्जो दें। ये रिएक्शन एकदम इरिवर्सिबल है, बहुत हाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ जा रहा है। एक वीक एसिड और एक OH माइनस जैसा स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट कर रहा है। तो वीक एसिड का जब भी आप रिएक्शन इस तरह से देखें तो आप इसको 100% कंप्लीशन के साथ प्रोसीड कराएं, है ना। अप्रोक्सीमेटली 100% कंप्लीशन के साथ इसे आप प्रोसीड कराएं। हाँ, सो अच्छा चलो, फिर भी अगर आप देखना चाहते हो कि बड़ी कैसे है ये, ऑल्दो दिख रहा है वो, बट ये देखो ऐसा, H2O को हटाओ, अपॉन इधर CH3COOH इंटू OH माइनस, एक काम करो H प्लस मल्टीप्लाई करो, ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड। अब देखो आप ये क्या बन गया, ये बन गया Ka ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन ये क्या बन गया Kw। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻9। लुक,
ये तो और भी बड़ी वैल्यू आ रही है ना, काफ़ी बड़ी वैल्यू है। ये रिएक्शन भी ऑलमोस्ट इरिवर्सिबली जाएगा। तो आप ऐसा देख सकते हो कि हाँ OH माइनस जो था वो भी ऑल पूरा कंज्यूम हो गया है जब हमने बेस डाला है। तो इस तरह से आप मैकेनिज्म देख सकते हो, इस तरह से मैकेनिज्म देख सकते हो। अब हम करेंगे बेटा तीसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट दैट इज कैलकुलेशन ऑफ पीएच, कैलकुलेशन ऑफ पीएच, ऑफ पीएच, कैलकुलेशन ऑफ पीएच। तो चलो देखते हैं ना पीएच कैलकुलेशन। अब मान लो आपने एसिटिक एसिड लिया CH3COOH और आपने एसिटेट आयन लिया, जिसको सॉल्ट भी लिख देते हैं कुछ लोग, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। खैर वो Na+ से कोई मतलब नहीं है हमको, बट ठीक है। अब एसिड के कंसंट्रेशन को मैं स्मॉल a से डिनोट कर रहा हूँ, इसके कंसंट्रेशन को मैं स्मॉल s से डिनोट कर रहा हूँ। ये दोनों ही कंसंट्रेशन बता रहे हैं ऑफ एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस रिस्पेक्टिवली, ठीक है, या सॉल्ट बोल लो, आप जो चाहो बोल लो। तो अभी आप ये देखो कि सर क्या ये वाला इक्विलिब्रियम यहाँ पर स्टैब्लिश्ड रहेगा, ये वाला इक्विलिब्रियम यहाँ पर स्टैब्लिश्ड रहेगा क्या, COO माइनस प्लस H+? तो ऑब्वियसली रहेगा सर, क्यों नहीं रहेगा। इक्विलिब्रियम तो स्टैब्लिश्ड रहेगा ही रहेगा, ये तो फंडामेंटल रूल है ना, यूनिवर्सल लॉ है, ये थोड़े ना वायलेट हो सकता है, ये रहेगा, बिल्कुल रहेगा। लेकिन अभी आप ये देखो, ये रहेगा तो जरूर, बट क्या आपने इस आयन को पहले से ही वहां सोल्यूशन में काफी ज्यादा अमाउंट में नहीं रखा है? जी रखा है, S और ये A। और मैंने कहा है आपको कि ये A और S को आपको क्या मानना है, कंपैरेबल, ठीक है। अभी आपको दिखेगा क्यों मानना है कंपैरेबल, बट अभी आप मान लो कि हाँ कंपैरेबल मानना है। तो अगर ये कंपैरेबल है तो बताओ, ये बेचारा वैसे ही बहुत कम डिसोसिएट होता था, आप देखते आ रहे हो हमारी जो भी प्रीवियस क्लासेस चल रही हैं, ये वैसे ही बहुत कम डिसोसिएट होता था। अब ये कमबख्त इतना ज़्यादा अमाउंट में अगर पड़ा हुआ है तो इसकी डिसोसिएशन का क्या ही होगा, आप समझ पा रहे हो, बहुत सप्रेस हो जाएगा। हम यहाँ पर X लिख तो ज़रूर रहे हैं, बट ये ज़्यादा देर तक रहने वाला नहीं है और हम इसे A ही मानेंगे और इसे हम S ही मानेंगे, ज़्यादा देर तक ही रहने वाला नहीं है, ठीक है। तो फिर अगर मुझे X चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा H+ की कंसंट्रेशन। अच्छा चलो मैं पहले लिखूँगा Ka, आई विल राइट Ka इज इक्वल्स टू X इंटू S अपॉन A, ये लिखा मैंने। और मुझे X चाहिए तो X इज इक्वल्स टू Ka इंटू A/S। ये मेरे को मिली H+ आयन की कंसंट्रेशन, ये मुझे मिली H+ आयन की कंसंट्रेशन। और पीएच के लिए मैं करूंगा नेगेटिव लॉग, मैं दोनों साइड लगाऊंगा नेगेटिव लॉग, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, पीएच इज इक्वल्स टू pKa, ये बहुत इजीली आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इस इक्वेशन को, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड का कंसंट्रेशन, सॉल्ट बाय एसिड का कंसंट्रेशन। तो ये मुझे फॉर्मूला मिला है पीएच के लिए। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो इसमें कि क्यों नहीं पीएच में चेंज आता है। वहां तो मैंने दिखाया कि चलो वो कंज्यूम हो जाता है, वो कंज्यूम हो जाता है, लेकिन और अच्छे से देखो। अभी आप ये देखो बेटा कि ये जो S और A है, अब जब हमने उसमें एसिड डाला था या बेस डाला था तो क्या हो रहा था, अभी मानो कुछ पीएच होगी, इसकी कुछ पीएच होगी, इसका मैकेनिज्म समझो। अब अभी इसकी कुछ पीएच होगी, सपोज करो इसकी पीएच हो गई कुछ भी 5 है, मान लो से इसकी पीएच 5 है, ठीक है। और जब आपने अब इसमें एसिड डाला या बेस डाला तो आप क्या देख रहे थे, आपने देखा बेटा, जैसे सपोज करो मैंने एसिड डाला, तो मैंने एसिड डाला, स्मॉल अमाउंट में एसिड डाला CH3COH, तो स्मॉल अमाउंट में डाला, ये था S, ये था A, ये था S, ये था A। जब मैंने एसिड डाला, एसिड का कितना भी अमाउंट डाला मैंने, सपोज करो जो भी अमाउंट डाला, X अमाउंट डाला सपोज, तो ये X S माइनस X हुआ,
ये s माइनस एक्स हुआ और ये a प्लस एक्स हुआ। तो अब जब मैं इसकी pH निकालूंगा, अब मैं pH निकालूंगा तो pH क्या होगा, pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, लेकिन अब सॉल्ट जो है वो कितना है, s माइनस एक्स है, अपॉन एसिड वो कितना है, a प्लस एक्स है। अब आप खुद ही समझो, अब आप समझिए, कोई फीलिंग नहीं लेनी है, कुछ मैथमेटिकली देखना है, मैथमेटिकली देखना है। आप देखो इसकी pH सपोज अगर 5 थी, अगर आपने ये स्मॉल अमाउंट में डाला है, इसीलिए वहां पर लिखा गया है स्मॉल अमाउंट में डाला है, स्मॉल अमाउंट में डाला है। तो इससे थोड़ा समझ में आ रहा होगा आपको, बफर कोई ऐसा चमत्कारी सोल्यूशन नहीं है, एक अप्रोक्सीमेटेड चीज है जो कि बहुत इजीली आप देख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटेड है ये और वैलिड है बिल्कुल। तो देखो जब आपने ये स्मॉल अमाउंट में डाला है तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, चेंज आएगा। आप उसी तरीके से करो ना, कुछ नया थोड़ी ना कर रहे हो। क्या ये फॉर्मूले के लिए कुछ नया ज्ञान लगा क्या हमको? ये इमेज निकाल दो मन से, है ना। आधे बच्चों के मन में ये इमेज है, अरे कुछ नया आ गया, ये कुछ नया पढ़ रहे हैं, अच्छा ये इसमें तो ऐसा होता था, उसमें वैसा होता था। नहीं, सब फंडामेंटल ही है, सब फंडामेंटल चल रहा है। आप देखिए बस उसी को आप क्या कर रहे हो, अच्छे से यूज करना सीख रहे हो बस। तो आप ये देख रहे हो, तो बेटा pH 5 है। अब बताओ आप, ये S और A कंपैरेबल थे, अगर कंपैरेबल होंगे ना तो मैथमेटिकली देख लो मैथमेटिकली, जब कंपैरेबल होंगे तभी जो चेंज आएगा ना, जो चेंज आएगा, दोनों में चेंज आ रहा है, लगभग उतना ही चेंज आ रहा है, लगभग उतना ही चेंज आ रहा है, थोड़ा चेंज इसमें थोड़ा चेंज उसमें। तो जब लॉग के साथ ये रेशियो को सॉल्व करोगे तो pH अभी भी 5 से बहुत ज्यादा डेविएट नहीं करेगी, नहीं करेगी डेविएट। और मान लो अगर S और A सेम है, अगर S और A सेम है, मतलब S इज इक्वल टू A है, तब क्या होगा, तब तो बहुत ही अच्छा बफर बन रहा होगा, दिख रहा है, तब तो बहुत अच्छा बफर बन रहा होगा। जी हाँ, जब S और A सेम है तब तो बहुत अच्छा बफर बन रहा होगा, बहुत अच्छा बफर बन रहा होगा, क्योंकि तब यहाँ पर ना बहुत ही कम चेंज आएगा, बहुत ही कम चेंज। जैसे ये भी 5 है, ये भी 5 है, आप ऐसे देखो, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो pH pK के बराबर था शुरू में। जब आपने डाला तो यहाँ पर सपोज करो बहुत ही थोड़ा अमाउंट H प्लस का डाला, तो -0.1 हुआ, ये +0.1 हुआ, समझ पा रहे हो। ये देखो 4.9 और 5.1, काफी छोटा सा चेंज है इस रेशियो में, काफी छोटा सा चेंज है। और ये काफी छोटा सा चेंज है, फिर लॉग भी लगा हुआ है, तो कोई खास फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, तो pH अभी भी उतनी ही रहेगी। लेकिन मान लो अगर ये 2 होता और ये 2 होता और ये मान लो 10 होता, तब ये 2 होता और 10 होता, तब देखो थोड़ा जो फर्क पड़ेगा ना वो थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा कंपैरेटिवली, थोड़ा ज्यादा। या फिर एक 1 होता, एक 100 होता, तब pH कुछ थी, और जब आपने यहाँ पर 0.1 किया, 1.1 किया, ये 99.1 किया, तो इस तरह से जो भी 99.9 किया, तब फर्क ज्यादा पड़ता, तब ज्यादा फर्क पड़ता। तो अच्छा बफर कौन होता है, जिसमें A और S कंपैरेबल हो, और अगर इक्वल हो जाए, और अगर इक्वल हो जाए तब तो क्या ही कहने। इसको और अच्छे से मैथमेटिकली प्रूफ भी करके दिखाऊंगा जब मैं आपको बफर कैपेसिटी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको बफर का मैकेनिज्म, बफर के pH कैलकुलेशन, ये चीज समझ में आ गई है, और pH में चेंज कैसे होता है ये भी समझ में आ गया होगा। चेंज इन pH, चेंज इन pH ये भी डन हो गया, ठीक है। जो फोर्थ टॉपिक था वो भी डन हो गया। कैसे होगा सर चेंज, ये देखो सिखा दिए। ये जो अब नया pH है ये है, ये pH ये था। अगर यहाँ बहुत ज्यादा चेंज है तब pH में भी काफी चेंज आएगा, तब ज्यादा चेंज आएगा। नाउ लेट्स डू अ सिंपल प्रॉब्लम। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम ये 4 टॉपिक्स को पढ़ेंगे, फिर बफर कैपेसिटी पे आएंगे, ठीक है। तो अच्छे से देखना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि एक बफर सॉल्यूशन, सपोज करो एक बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। देखो क्वेश्चन में बहुत बार ऐसा भी होगा, बफर सॉल्यूशन आपको देगा नहीं लिख के ना कि बफर सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं देगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अभी मैंने इसीलिए ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराए, मैं बफर भी पढ़ा दूंगा उसके बाद कराऊंगा। क्यों?
तब वो जो मिक्स्ड क्वेश्चंस रहेंगे ना, जब आप आइडेंटिफाई करना होगा, अच्छा ये तो इसका है, ये तो इसका है, वो डिफ्रेंशिएट करना सीख जाओगे, तो आयनिक वैसे ही बहुत हल्का हो जाएगा आपके लिए। तो बाय मिक्सिंग, तो यहां पे मैं कह रहा हूं बाय मिक्सिंग 1 मोल ईच ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का pKa आप रफली 5 ही मान के चलो, ठीक है, एंड एसिटेट आयन, या सोडियम एसिटेट, इसको भी आपने 1 मोल ही डाला है, दोनों के 1 मोल डाले। अब आपको पहला काम क्या करना है, पहला काम आपको करना है, और सॉल्यूशन की वॉल्यूम भी ना आप 1 लीटर मान लो, सॉल्यूशन की वॉल्यूम भी आप 1 लीटर मान लो, सो दैट मोल्स और कंसंट्रेशन में आपको ज्यादा कुछ कंफ्यूजन ना हो। तो पहला काम करना है बेटा, पीएच निकालना है। तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या हम निकाल सकते हैं? जी सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या ये बफर कहलाने योग्य है? अरे सर, ये तो बढ़िया बफर है, दोनों का अमाउंट बहुत कम भी नहीं है और कंपैरेबल भी है। कंपैरेबल क्या, ये तो इक्वल है सर, ये तो मस्त सुपर बफर है। जी हाँ, तो pH is equals to pKa, which is 5 plus log of salt upon acid, that is same 1 upon 1, that will be log 1, that is 0. So pH is simply 5. अभी हम इसमें एसिड डालते हैं। सपोज करो मैंने इसमें 0.2 मोल HCl डाला, यहां मजा आएगा, ठीक है, थोड़े नंबर्स के साथ सिखाना चाह रहा हूं। सपोज करो दूसरा क्वेश्चन, अगर 0.2 मोल मैंने इसमें HCl डाला, 0.2 मोल कम नहीं है ना, काफी ज्यादा है 0.2 मोल। 0.2 मोल अगर मैंने इसमें HCl डाला, तब हम देखेंगे बफर में चेंज कितना हुआ पीएच में। तो चेंज इन पीएच ये देखेंगे कितना हुआ। तो ठीक है सर, जब आपने HCl डाला तो सर देखो जो एसिटेट आयन होगा वहां पर वो आएगा, अरे यार, जो एसिटेट आयन होगा वो आएगा और वो H प्लस कंज्यूम करके CH3COOH ऐसा बनाएगा। तो आपके पास एसिटेट आयन 1 मोल था, 1 मोल एसिटेट आयन आपके पास था और आपने माइनस किया 0.2, तो अब ये बचा है 0.8, है ना। और ये तो चलो आपका ऑलमोस्ट कंज्यूम ही हो गया, जो आपने डाला वो कंज्यूम हो गया। अच्छा, अब आप ये मत सोचना ना कि बहुत सारा एसिड डालें तो क्या होगा। अरे बेटा, फिर यही पूरा खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या करोगे? तो बफर ही नहीं बचेगा वो, है ना। बहुत ज्यादा एसिड मत डाल देना उसमें, बस पानी खत्म होने वाला है बेटा, पानी खत्म तो फिर क्लास खत्म। तो दिस इज 0.8, ये 0.2 था ना, हाँ 0.2 था, 0.2 ये खत्म हुआ और ये भी बना 0.2, ये 1 पहले से था, 1 प्लस 0.2 मतलब ये हो गया 1.2, ठीक है। तो ये 1.2, तो कितना पीएच क्या होगा? अब देखो, पीएच में जो सॉल्ट अपॉन एसिड लिख रहे थे अपन, उसी को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट इज नाउ 0.8 एंड एसिड इज नाउ 1.2। तो ये नंबर कुछ 2/3 का हो गया है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आपको वैल्यू मिल रही है 4.83। ओके, 4.83। आप देख सकते हो, आप देख सकते हो कितना कम चेंज आया बेटा, दिख रहा है, बहुत कम चेंज आया। और ये सब मैथमेटिकल है, सब मैथमेटिकल है, कोई जादू नहीं है, सब मैथमेटिकल है ना। आपको जो मैंने शुरू में एग्जांपल दिया था, पानी में हमने कितना डाला था याद है? हमने डाला था 10⁻⁻⁻4 मोल्स डाले थे हमने, और यहाँ पर हम डाल रहे हैं 0.2 मोल्स। वहाँ चेंज आ रहा था सीधे 7 से 4 और यहाँ चेंज आ रहा है मात्र 0.17 का, मात्र। सो दिस इज बफर चेंज इन पीएच। अब एक चीज और करते हैं ना, एक और, इसी में एक क्वेश्चन और ये लेते हैं कि सपोज करें इसको मैंने डाइल्यूट कर दिया 10 टाइम्स। तीसरा क्वेश्चन है, व्हेन इट इज
अब देखो बेस भी डालोगे तो आप कर सकते हो ना उसको खुद से, वो आप समझ सकते हो। व्हेन इट इज डाइल्यूटेड 10 टाइम्स, जब आपने इसको 10 टाइम्स डाइल्यूट किया तब बफर का पीएच क्या है? तो अभी मतलब हमने क्या किया, हमने डाइल्यूट किया है। तो सर आसान है, डाइल्यूट करोगे तो S अपॉन ए। अभी ध्यान से सुना, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है यहाँ से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। तो अगर आप डाइल्यूट करोगे तो सर S अपॉन ए, फॉर्मूला क्या था? हाँ सर फॉर्मूला तो ये था सर, पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, ये फॉर्मूला था। तो अगर मैंने इसको सर डाइल्यूट भी किया, लेकिन तो सर दोनों डाइल्यूट हुए ना, तो ये भी 1/10 हो गया, ये भी 1/10 हो गया, तो फर्क ही क्या पड़ता है? तो आप क्या कहोगे? तब आप कहोगे सर पीएच अभी भी 5 ही तो है, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि डाइल्यूटेड 10 टाइम, सॉल्ट भी डाइल्यूटेड 1/10, ये भी डाइल्यूटेड 1/10, तो पीएच इज स्टिल 5। ठीक है, मान लेता हूं। अब इसी को मैं ऐसा लिखता हूं, कि मान लो पीएच क्या होगा when it is diluted 10 raised to the power suppose 4 times। अगर मैंने इसको इतना डाइल्यूट कर दिया तब पीएच क्या होगा? ये है मजेदार पॉइंट। अभी तो चलो फ्लो में पढ़ रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में अगर इस तरह का सवाल आता है तो उस समय ना क्लिक करना इंपॉर्टेंट है। उस समय फ्लो में लगता है नहीं यार ठीक है वो तो कट जाएगा, एस ए कट जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं कटेगा। यहाँ जो आपकी अप्रॉक्सीमेशन है वो उतनी वैलिड नहीं होगी अगर आप यहाँ भी पीएच को 5 बोलते हैं, तो यहाँ पर वो अप्रॉक्सीमेशन वैलिड नहीं होगी। बिकॉज आपको मैंने शुरू में ही ये बात लिखाई थी कि एस और ए कंपैरेटिवली, एक तो बताया मैंने कि कंपैरेबल होने चाहिए, और एक मैंने बताया कि वो लार्ज इनफ भी होने चाहिए। अगर वो बहुत छोटे हैं तो मुझे ये बताओ, जब हमने इस फॉर्मूले को लिखा तो क्या आप अपने से सवाल करो, क्या ये फॉर्मूला एप्लीकेबल भी होगा? क्या ये फॉर्मूला एप्लीकेबल भी होगा तब अगर वो बहुत छोटे हैं? तो ये सवाल करो अपने से। हाँ, अब आंसर मिला होगा आपको आई गेस। तो बेटा ये फॉर्मूला आया कहाँ से था? ये फॉर्मूला यहाँ से आया था ना, CH3COH इन इक्विलिब्रियम विद CH3CO माइनस प्लस H प्लस। तो आपने कहा था ये सर A है, ये S है, फिर ये A माइनस एक्स होगा, ये S प्लस एक्स होगा। अब बताओ, आपने A को, ये X को आपने हटाया था इसके रिस्पेक्ट में, इसको नेग्लिजिबल माना था क्योंकि ये कंपैरेबल थे और थोड़े बड़े भी थे। अब बेटा अगर ये बहुत कम है, अगर ये बहुत कम है ना और ये भी बहुत कम है, तो फिर इसको इग्नोर कर पाना ठीक बात नहीं है। तो इसको इग्नोर कर पाना ठीक बात नहीं है। इसको मैं और अच्छे से रखता हूं आपके सामने। देखो, अब अगर आप यहां पर x लिखते हो, यहां पर x लिखते हो और आप के ए का एक्सप्रेशन लिखते हो, तो के ए आप क्या लिखोगे? के ए है 10 रेज टू द पावर -5, ठीक है सर, के ए है 10 रेज टू द पावर -5, और इधर आप लिखोगे h प्लस विच इज x इंटू, अब s कितना हो गया? इट इज डाइल्यूटेड 10 रेज टू द पावर 4 टाइम्स। 1 मोल था और कंसंट्रेशन भी 1 मोलर था, 10 टू द पावर 4 टाइम्स डाइल्यूट, मतलब नाउ इट इज 10 टू द पावर -4 मोलर कंसंट्रेशन, 10 रेज टू द पावर -4 प्लस x है ना, 10 रेज टू द पावर -4 प्लस x अपॉन 10 रेज टू द पावर -4 माइनस x, यही होगा, अपॉन 10 रेज टू द -4 माइनस x। हाँ ठीक है। अब मान लो आप अगर इसे इग्नोर भी कर देते हो, अगर आप इसे इग्नोर भी कर देते हो तो आप ये कैंसिल करोगे, और वही बात जो मैं पढ़ाता हूं आपको, एक्सपेक्टिंग x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन दैट, if you ignore it you will get x is equals to 10 raised to the power -5. You will get x is equals to 10 raised to the power -5. That was the Ka of acetic acid that we have taken in the question. तो क्या लगता है, ये और ये इग्नोर करने लायक है क्या? 0.1 और 0.01 के एडिशन को इग्नोर करके आप क्या सोचते हो कि आपका आंसर एक्यूरेट आएगा? नहीं, यहाँ एरर काफ़ी आ जाएगा। तो अगर इस तरह का केस आता है, अब आप ये ना सोचें सर कि अगर थोड़ा और कम दे दिया तो फिर वो
उस तरह की नेगेटिव बातें, मनहूस बातें ना करें कि सर अगर ये 10⁻³ दे दिया तो क्या, 10 एकदम बाउंड्री वाला नंबर दिया तो क्या। अबे या तो वो ऐसे नंबर्स देगा या तो बहुत डाइल्यूट करके देगा, वो कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहा है, ठीक है। तो लगभग इतना है या फिर इससे और डाइल्यूट है, तब ये इग्नोर नहीं हो पाएगा। और अगर यहाँ हमें पीएच निकालनी है, हाँ तो बस इसे सॉल्व करो, फिर इसे सॉल्व करो, ठीक है, जो कि आपको करने की जरूरत नहीं है, आप इसे सॉल्व करो और पीएच निकाल लो, मैं अभी वो नहीं करने वाला। तो x अगर इतना आया एंड देयरफॉर इट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, यहाँ पर ये नेग्लेक्ट नहीं होगा, इट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। आई होप आपको बफर का मैकेनिज्म और वो जो मैंने दोनों पॉइंट्स बताए थे वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये रही बात बेटा बफर की। एक टॉपिक बचा हुआ है, करते हैं थोड़ा सा और, पानी बचा है अभी। तो नेक्स्ट इज बफर कैपेसिटी या क्वालिटी ऑफ बफर। बफर कैपेसिटी थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं कि क्या है बफर कैपेसिटी। तो बस इसी तरह से समझना है यार कि देखो एक बफर सॉल्यूशन है, उसमें हमने एसिड डाला या बेस डाला तो उससे पीएच में चेंज आया। तो अगर हमें वही करेंगे हम यार, हमें चेक करना है कि कौन अच्छा बफर है, तो एक स्टैंडर्ड पीएच चेंज कर दो कि आप मान लो यार चलो देखते हैं, एक 1 यूनिट पीएच चेंज करना है हमें, इसका भी 1 यूनिट चेंज करना है, इस बफर का भी 1 यूनिट चेंज करना है। दो बफर सॉल्यूशंस रखे हुए, इसका भी 1 यूनिट चेंज करना है, इसका भी 1 यूनिट चेंज करना है। तो किसमें ज्यादा एसिड डालना पड़ेगा, तो किसमें ज्यादा एसिड डालना पड़ेगा या किसमें ज्यादा बेस डालना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा एसिड डालते हो तब जाके 1 यूनिट चेंज होता है, तब आप बोलोगे कि यार ये तो अच्छा बफर है, ये तो तगड़ा बफर है, ये ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है पीएच चेंज को। और यदि आप थोड़ा सा ही बेस डालते हो या थोड़ा सा ही एसिड डालते हो और पीएच में 1 यूनिट का चेंज फट से आ जाता है, तब आप क्या बोलोगे, यार मजेदार नहीं है ये बफर, इसकी ये बफर कैपेसिटी अच्छी नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है इस बफर की। तो अभी मैं उस पॉइंट को डिराइव करके भी बताऊंगा यूजिंग डिफरेंशिएशंस एंड थोड़ी बहुत कैलकुलस कि A इज इक्वल्स टू एस होने से, A इज इक्वल्स टू एस होने से एक बफर बहुत सुंदर बन जाता है। ऑल्दो वहां भी हमने देख लिया है, थोड़ा बहुत समझ वहां से भी आ ही जाता है, बट यहाँ थोड़ा और सॉलिडिटी मिलती है हमारी थियरीज को, ठीक है। और इससे बहुत कुछ ऐसा न्यूमेरिकल आ जाएगा या इसके फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला बनता है बफर कैपेसिटी का, उससे फॉर्मूले से कुछ न्यूमेरिकल आ जाएगा, कभी नहीं आएगा, ये सब नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझो, थोड़ी सॉलिडिटी बढ़ाओ टॉपिक पे और आगे बढ़ो, इससे वो कुछ ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। नहीं आता वो जो लोग नया नया इसको पढ़ लेते हैं, फिर उनको लगता है अरे यार जेई तो इसी से पूछेगा, इसी से न्यूमेरिकल पूछेगा, ना ना कभी नहीं पूछेगा। मतलब आने वाले 5-7 साल तक में तो नहीं पूछेगा, अभी मूड में नहीं लगता वो देखकर ऐसा। आगे भविष्य तो वही जानते हैं, हम भी जान जाएंगे, पेपर का ट्रेंड देखकर समझ में आने लगता है थोड़ा बहुत, ऐसा कोई खास प्रेडिक्शन नहीं हो पाता। तो चलिए, इट इज इक्वल टू द, तो बफर कैपेसिटी क्या है, तो ये अमाउंट है, वही एसिड और बेस का अमाउंट है जिसकी मैंने बात की। इट इज the number of moles of H plus or OH minus. It is the number of moles of H plus or OH minus ions that should be added, that should be added to a buffer solution so as to change its pH by single unit single unit pH चेंज करना है तो कितना अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डालना पड़ेगा। सो अभी यहाँ पर
कुछ इस तरह से सोचते हैं, कुछ इस तरह से सोचते हैं कि आप समझो, आप यहां पर जो एसिड और बेस के मोल्स डाल रहे थे, जो भी आपने मोल्स डाला, ठीक है, मोल्स ऑफ H+ और OH-, जो भी आपने मोल्स डाला, सपोज करो आपने 1.2 मोल डाला ना वहां पे, 0.2 मोल H+, जो हमने क्वेश्चन किया देखो उसमें 0.2 मोल डाला हमने H+ का, तो सॉल्ट में कितना चेंज आया, सॉल्ट के मोल्स में कितना चेंज आया, तो आप बोलोगे सर 0.2 का ही तो चेंज आया। अच्छा तो बताओ एसिड के मोल्स में कितना चेंज आया, उसमें भी सर 0.2 का ही चेंज आया। एसिड मतलब कौन सा, ये वीक एसिड जो बफर बना रहा था, उसमें कितना चेंज आया, तो 0.2 का ही चेंज आया। ठीक है, ये बात अग्री करते हो, ऐसा हमेशा होगा, ये भी समझ में आ रहा है, कॉपी देखो एक बार, हमेशा होगा, जी बिल्कुल हमेशा होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मोल्स ऑफ H+ OH- जो मैं डालूंगा ये बराबर होंगे किसके, चेंज इन मोल्स ऑफ एसिड। अच्छा कौन से एसिड की बात कर रहा हूं, वो वीक एसिड की बात कर रहा हूं जो आपका बना रहा होगा बफर, या फिर वीक बेस की बात कर रहा हूं, लिख भी देता हूं, ये वीक एसिड और ये वीक बेस जो बफर बना रहा है उसकी बात कर रहा हूं। एंड क्या सॉल्ट में भी उतना ही चेंज होगा, हाँ, तो चेंज इन मोल्स ऑफ सॉल्ट। तो आप ये समझो कि ये जो चीज है ना, ये हमेशा क्या रहने वाली है, सेम ही रहने वाली है। ये तीनों चीजें क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो मान लो मैंने इसको कह दिया DS, मैंने इसको कह दिया DS। अब ये बताओ, अब बहुत अच्छे से देखना, वो फिर से मेरी वो स्लोप वाली डेफिनेशन फिर काम आएगी जो थर्मोडायनेमिक्स में मैंने बताया, ठीक है। तो आप ये देखो कि सपोज करो, मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि पीएच में 1 यूनिट चेंज मुझे करना है, पीएच में 1 यूनिट चेंज करना है, तो कितने मोल्स मुझे डालने पड़ेंगे, और मोल्स एडेड इज एक्चुअली इक्वल टू चेंज इन मोल्स ऑफ सॉल्ट, ये भी बोल सकता हूं मैं, DS बोल सकता हूं उसको। हाँ, तो मैं अगर कहता हूं बेटा कि सपोज करो मैंने उसके जो मोल्स डाले हैं वो डाले हैं DS मोल्स, ठीक है। मैंने कहा कि मोल्स ऑफ H+ और OH- एडेड, ये जो मैंने मोल्स डाले हैं ये DS मोल्स डाले हैं, और इन DS मोल्स के डालने से जो पीएच में चेंज आई है, चेंज इन पीएच, वो पीएच में चेंज कितने यूनिट आई है, 1 यूनिट तो नहीं बोलूंगा, मैंने कहा पीएच यूनिट चेंज आई है, ठीक है, पीएच या DPH, चलो DPH यूनिट चेंज आई है, दिस इज द यूनिट चेंज, DPH is the change in pH when I have added DS moles of acid, DS moles of acid। अच्छा तो ठीक है सर, आसान है, मैं इसको थोड़ा धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हर बच्चे को ठीक से समझ में आए, ठीक है। ऑल्दो अभी आधे बच्चे जो थर्मोडायनेमिक्स वगैरह मेरे साथ पढ़े तो उनको ये बातें बहुत इजीली एक बार में समझ आ गई होगी। तो बेटा यूनिट चेंज करना है मुझे, तो 1 यूनिट चेंज करना है पीएच में, तो उसके लिए कितना H+ डालना पड़ेगा, तो DS/DPH ये डालना पड़ेगा। सो DS/DPH, तो इसी DS/DPH को हम क्या बोलेंगे, दिस वी विल कॉल एज बफर कैपेसिटी। तो मैथमेटिकली बफर कैपेसिटी ये है। तो मैथमेटिकली तो क्या इसका फॉर्मूला निकल सकता है सर, अरे बिल्कुल निकल सकता है। एस क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ही तो है, जो आप पीएच के फॉर्मूले में लिखते हो, जो आप पीएच के फॉर्मूले में लिखते हो ना, वही तो है एस, और पीएच बस आप समझ गए होगे, उसी को डिफरेंशिएशन करना है उसी का, और इस वैल्यू को हमको फाइंड करना है मैथमेटिकली। दिस इज बफर कैपेसिटी, दिस इज बफर कैपेसिटी, ये बफर कैपेसिटी है, दिस इज बफर कैपेसिटी। तो वही स्लोप वाले डेफिनेशन से भी पढ़ो एक बार, लाइक dy/dx, क्या है dy/dx, चेंज इन y
for unit change in x, change in y for unit change in x, यही है ना। इसी तरह से इसको भी क्या बोलेंगे, चेंज इन s, चेंज इन s फॉर यूनिट चेंज इन pH। तो चेंज इन S क्या है, चेंज इन S एक्चुअली में मोल्स ऑफ H प्लस एडेड है। ये देखो चेंज इन S क्या है, चेंज इन S एक्चुअली में मोल्स एडेड है। तो इसको पढ़ते टाइम हम क्या पढ़ेंगे, चेंज इन S for unit change in pH, but change in S is same as moles of H plus added or OH minus added, so it is actually change in pH, sorry, moles of H plus added for unit change in pH। आई होप मैं आपको इसको समझा पाया हूँ। काफी मुश्किल है, लिखा जरूर रहता है, बच्चे इसको लिख लेते हैं, समझ नहीं पाते, नहीं समझ पाते खुद से, बस ये डी एस अपॉन डी पी एच बोलते हैं, पढ़ते रहते हैं इसको, फिर इसका फॉर्मूला और याद कर लेते हैं, पता नहीं क्यों, बट इसको समझ नहीं पाते कि एक्चुअली में ये क्यों आया है। तो इसका फॉर्मूला वगैरह जो है वो अगली क्लास में लिखेंगे, और फिर वो कंडीशन भी आपको बताएंगे कि क्यों ए इज इक्वल्स टू एस आने पर आपका जो बफर है वो बहुत ही स्पेशल हो जाता है। एंड आफ्टर दैट वी विल डू टाइट्रेशन फॉलोड बाय सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी तो बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, और मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जो कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जेईई एडवांस के पेपर में इस चैप्टर से, वो है सॉल्युबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट, केएसपी का कॉन्सेप्ट बहुत यूज़ होता है। तो ठीक है, तो बफर कैपेसिटी हमने डिफाइन कर दिया है, अगली क्लास में इसका थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट भी करके बता देंगे, एक्सप्रेशन बता देंगे और कुछ कंक्लूजन्स बताएंगे, एंड उसके अगले क्लास में वी विल डू टाइट्रेशन फॉलोड बाय सॉल्युबिलिटी। तो टाइट्रेशन होपफुली एक लेक्चर में हम ख़त्म कर लेंगे, एंड सॉल्युबिलिटी में 2 लेक्चर। तो इसके बाद रफली 3 लेक्चर्स हमारे बचे हुए हैं फॉर आयनिक इक्विलिब्रियम, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। वो क्वेश्चंस 1-2 क्लास करना पड़ेगा, है ना, 1-2 क्लास सिर्फ क्वेश्चंस करना पड़ेगा, तभी थोड़ा आपको अप्रोच समझ में आएगा क्वेश्चंस का, क्योंकि टफ क्वेश्चंस ना बिना क्वेश्चन किए नहीं बनेंगे, ये ऐसा चैप्टर है। आप थ्योरी पढ़ भी लो, लेकिन टफ क्वेश्चंस बिना क्वेश्चन किए नहीं बनेंगे, तो वो मुझे थोड़ा कराना पड़ेगा, कम से कम नहीं तो 8-10 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, आपको अच्छे से अंदाज़ा लग जाएगा, 8-10 टफ क्वेश्चंस। और मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, जो भी चैप्टर आप कर रहे हो, जो भी मेरे कोर्सेज आपने लिए हैं, आप चैप्टर मेरे से पढ़ने के बाद रियल जेईई एडवांस सीरीज़ में उसकी प्लेलिस्ट को ज़रूर करें, तब आपको बहुत अच्छा वाला फ़ायदा होगा, आप उसको जाके ज़रूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में टाइट्रेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।